जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी यूपी पीसीएस के लिए फोकस करते हुए। उसी पर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जून से हमने स्टार्ट किया है। जून के फर्स्ट और सेकंड वीक हो गए हैं। अब आज है थर्ड वीक का नंबर। तो जून थर्ड वीक में देख लेते हैं क्या क्या करंट चीज़ें थी। फर्स्ट है स्मृति वन। स्मृति वन क्या है? ये एक म्यूजियम है, संग्रहालय। कहाँ? जो 2001 में भुज में भूकंप जो आया, इसी की स्मृति में ये संग्रहालय बना है, म्यूजियम बना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको यूनेस्को की एक लिस्ट में, म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया है 2024 में। प्रिक्स वर्साय करके कोई लिस्ट है, उसमें शामिल हुआ है। वो लिस्ट का नाम आपको नहीं ध्यान में रखना है। हाँ, बस इतना ध्यान में रखिए कि यूनेस्को की कुछ ही लिस्ट में शामिल हुआ है। भुज के भूकंप के लिए ये स्मृति के रूप में है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर 5 लाख पेड़ों का को जो है लगा करके एक सघन वन बनाया गया है। किस पद्धति से? मियावाकी पद्धति। ये एक जापानी पद्धति है। ये आजकल के न्यूज में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो शहरों में वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन, उसके सोल्यूशन के लिए कहा गया है कि मियावाकी सिस्टम का यूज करके, मियावाकी जो पद्धति है उसका यूज करके क्या किया जाए, एयर पॉल्यूशन पर काबू पाया जाए या शहरों में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाए। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मियावाकी पद्धति का जो लाइव एग्जाम्पल है वो है स्मृति वन। तो ये दो चीज़ों से आप ध्यान में रखिएगा। भुज की भुजियो पहाड़ी पर है ये। भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, भुजियो पहाड़ी पर स्थित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डीएसआर सिस्टम ऑफ राइस। इसका मतलब है डायरेक्ट, डीएसआर का मतलब है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। गांव घर के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि बरसात के सीजन में धान को पहले क्या किया जाता है, एक खेत में उसके बीज को छिटक दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें से थोड़े 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 पौधे निकलते हैं। उन पौधों का इस्तेमाल अलग अलग खेत में रोपने के लिए किया जाता है। फिर जाकर के धान के पौधे बनते हैं। मतलब पहले हम एक नर्सरी टाइप तैयार करते हैं, फिर वहां से पौधे उठा करके खेतों में जाकर के पानी के अंदर लगाते हैं। अगर हम ऐसे ना करके डायरेक्ट ही धान के बीज को खेतों में छिड़क दें तो उस पद्धति को बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं तरबतर तकनीक। तरबतर तकनीक, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यही नाम याद रखिएगा, याद करने में आसान है। मतलब धान में क्या करना है, छोटी छोटी पौधे ना लगा करके डायरेक्ट ही धान के बीज को या धान को खेतों में छिड़क देते हैं। और उससे जो पौधे डायरेक्ट खेत में उगते हैं, वही जो है हमें कहीं से उखाड़ करके दूसरी जगह नहीं लगाने। उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। क्यों ये पद्धति जो है न्यूज में है? क्योंकि इससे पानी की बचत होती है। पहली बात, 30% बचत करीब होती है पानी की। दूसरी बात, फसल जल्दी तैयार हो जाती है। लगभग 10-15 दिन का फर्क पड़ता है।
पहले फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है। कहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो लाइट सॉइल है, हल्के कलर की जो सॉइल है, उनमें ये तकनीक जो है कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट सॉइल में वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, मतलब पानी को अवशोषित करके रखने की क्षमता, ये नहीं होती या कम होती है। ठीक है। दूसरी बात और कहाँ पर कारगर नहीं है? जिस मिट्टी में आयरन की कमी हो वहां पर ये कारगर नहीं है। आयरन की कमी, Fe का मतलब आयरन, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ये आयरन का सिंबल है। जब आयरन की कमी होगी तो वहां पर ये पद्धति सक्सेसफुल नहीं है। बायोल्यूमिनेस मशरूम, देखो ये बायोल्यूमिनेस क्या है कि एक ऐसी क्वालिटी जो कि क्या कर रहा है, उसको कलर प्रदान कर रहा है। बायोल्यूमिनेस का क्या मतलब है? जैसे आप अंधेरे मतलब लाइट बंद चली जाए, पावर कट हो जाए, उसके बाद भी ट्यूबलाइट या बल्ब जलते रहें, तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेस। जैसे जुगनू है, जुगनू क्या है? बायोल्यूमिनेस का एक एग्जाम्पल है, बायोल्यूमिनेस प्रोसेस का, जो उसमें लाइट जलती है। अब बायोल्यूमिनेस मशरूम क्या है कि मशरूम की ऐसी प्रजाति है जो कि कलरफुल है, जो कि ये ऐसा लगता है कि उसमें लाइट जल रही है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस प्रजाति का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जान रखिए कि ये ध्यान रखना है कि मशरूम की एक ऐसी प्रजाति जिसमें बायोल्यूमिनस नेचर है, ऐसी खोज हुई है। अब हमें आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो ये कि किस चीज की खोज इस रूप में हुई है, बायोल्यूमिनस फीचर मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में मशरूम जो हैं वो 3 प्रकार के मशरूम हैं जिनकी खेती की जा रही है। एक है बटन मशरूम, दूसरा है स्ट्रा मशरूम, और तीसरा है ऑयस्टर मशरूम। ये काम का है बस, ये भारत में हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, शिमला की तरफ जब आप जाएंगे तो बीच में पड़ता है सोलन, यहाँ पर मशरूम की खेती बहुत होती है। मशरूम नगरी भी इसको बोलते हैं, सोलन को। ठीक है। डीप सी मिशन क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत ने इसमें कुछ ना कुछ प्रगति की है। भारत पूरे विश्व में छठवां ऐसा देश है जिसके पास अपना उसका डीप सी मिशन है। डीप सी मिशन का मतलब ये है कि समुद्र के आंतरिक संसाधनों की खोज के लिए न तो अंतरिक्ष छोड़े, न धरती छोड़े, और अब समुद्र की बारी है। हाल फिलहाल का आप एग्जाम्पल याद रखिए, भारत ने एक मत्स्ययान डेवलप किया है। ये क्या है? पनडुब्बी की तरह है ये, मत्स्ययान 6000 इसका नाम है। 6000 मीटर की गहराई तक, मतलब 6 किलोमीटर तक इसकी जाने की क्षमता है। ठीक है। किसके लिए? आजकल संसाधन जो है समुद्रों में क्या है, हो सकता है कि अपनी जैव सुरक्षा के लिए, बायो जो सॉरी खाद्य सुरक्षा के लिए एक नया रूट तलाश रहे हैं। आपको पता होगा आयोडीन शैवाल से ही निकाला जाता है, समुद्र में सबसे ज़्यादा होता है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ओर अगर ऊर्जा संसाधनों की बात की जाए, जो ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब समुद्र के नीचे हैं। ठीक है। तो उनकी खोज के लिए हमने क्या किया? डीप सी मिशन लॉन्च किया। और एक यहीं पर लिख लीजिए, आपने एक नाम सुना होगा, ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या कह रहा है कि अगर यह है समुद्र पूरा,
और ये है सन। सूर्य देवता अगर यहाँ से किरणें आ रही हैं तो समुद्र की ऊपर की लेयर का टेम्परेचर कुछ अलग है, नीचे की लेयर का कुछ अलग है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है उसको बोलते हैं ओटेक। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ओटेक के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें सब में, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज हैं। विवादित जल क्षेत्र से संबंधित चीन पहले ही एक 9 डैश लाइन है को ये मान्यता दे रहा है। 9 डैश लाइन का मतलब उस लाइन में ऐसे 9 डैश हैं, ऐसे, जो दक्षिणी चीन सागर है, फिलीपींस और इधर क्या कहते हैं उसे, वियतनाम का जो एरिया है, इनके बीच में ये ऐसे ही 9 टुकड़ों में इसको ये 9 डैश लाइन में मान्यता दे रहा है, और इससे दक्षिणी चीन सागर का 90% एरिया कवर हो जाता है। तो इन पर पूरे अधिकार किसका है? चीन का। चीन ये कह रहा है कि इस पूरे 90% क्षेत्र पर, मतलब 9 डैश लाइन को हम मान्यता दे रहे हैं, और इस पूरे रीजन में किसी और का अधिकार नहीं है। बाकी देश क्या है, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, वो सॉरी ओपन होगा सभी के लिए, कि उस पर कोई क्लेम नहीं करेगा। लेकिन जो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के बीच की दूरी है, वो क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, उस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब उस पर कोई और अधिकार नहीं करेगा। तो बाकी के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस 9 डैश लाइन, मतलब चीन के कारण क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं देशों के, जैसे वियतनाम चीन का, फिलीपींस चीन का, ऐसे करके विवाद क्षेत्र चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि चीन एक नया कानून लाया, और वो ये कहा कि इसको, इस कानून के तहत इस पूरे एरिया पर, ये जो 9 डैश लाइन का एरिया है उस पर क्या है? चीन का अधिकार है। और अगर इस पर कोई किसी भी अन्य देश के विमान या युद्धपोत या पानी के जहाज आए, या बिना इसकी परमिशन के आए, या बिना इसकी परमिशन के यहाँ पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, तेल खोज रहे हैं, गैस खोज रहे हैं, तो ऐसा चीन की संप्रभुता पर हनन माना जाएगा, या चीन की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि ये कानून खुद के लिए ही ले आए हैं, दूसरे पड़ोसी देशों को डराने धमकाने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कंपैरिजन में उतने मजबूत नहीं है, ना सैन्य दृष्टि से, ना आर्थिक दृष्टि से, ना राजनीतिक दृष्टि से, और ना ही सामाजिक दृष्टि से। ठीक, तो ये मसला ध्यान में रखिएगा। सिरिल रामफोसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से देश में अभी कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लेटेस्ट निर्वाचित हुआ है। तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीका के, सेकंड बार बने हैं ये राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका अगर न्यूज में आ गया तो इसके बारे में एक यूनिक चीज कही जाती है कि इनके पास 3 राजधानियां हैं। एक है प्रिटोरिया, एक है केप टाउन, और दूसरा है बेल मेम इसका नाम एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बेल मेम्पोर है क्या शायद, एक बी से ही नाम है, ये जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे की तरफ ऐसे है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर 2 देश और होंगे जो इसके अंदर हैं। यहाँ पर है प्रिटोरिया, पी, ये है बी वाला इधर, और केप टाउन इधर है यहाँ पर। ये इसकी क्या है, कैसे मैंने ध्यान रखा है वो जान लीजिए। जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो पी से बना ई, पीई,
प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, शुरुआत में हम अनुमान लगा रहे हैं। तो ये है एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक राजधानी, सी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सीएल और ईएल की बात करेंगे, कैजुअल लीव और अर्नड लीव। तो सी से एल, एल का मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ये विधायी राजधानी। और जो बच गया वो कौन है? न्यायिक राजधानी। ऐसे ही भारत में एक स्टेट है, कौन? सॉरी, आंध्र प्रदेश। उनकी भी 3 राजधानी है, इसको भी जरा ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन सी 3 राजधानी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में। लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट है, मकर रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है। लिम्पोपो नदी और क्रोकोडाइल नदी, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, तो क्रोकोडाइल नदी इनसे मिल करके एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं क्रूगर नेशनल पार्क। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय यूनियन का नेचर रिस्टोरेशन प्लान, नेचर को ये रिस्टोर कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि 2030 तक 20% लैंड एंड सी, मतलब भूमि और समुद्र के 20% पारिस्थितिकी तंत्र को, जो कि मानवीय गतिविधियों से डिस्टर्ब हो गया है या लॉस्ट हो गया है, तो उसको रिस्टोर करना। और यहीं पर एक बार याद रखिएगा कि 2021 से 2030 तक का जो दशक है, इसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन डिकेड ऑन नेचर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसको यूरोपीय यूनियन ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दशक माना है, ठीक है, 2021 से 2030 तक का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तरंग शक्ति, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। मल्टी कंट्रीज है, ये भी ध्यान में रखिएगा, लगभग 10 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और 2 पार्ट में किया जा रहा है, एक पश्चिमी मतलब राजस्थान के एरिया में और एक दक्षिणी। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, ये क्या है? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए कार्यक्रम है ये, सशक्तिकरण के लिए। स्वयं सहायता समूह से क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, सामाजिक मुद्दे हैं ये। दूसरी बात, एक चीज यहाँ पर एक ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी ध्यान आ गया, आप एक वो सुने होंगे, लखपति दीदी।
ये भी इसी से संबंधित है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से। ठीक है, कि उनको ऐसा कुछ किया जाए कि उनकी एनुअल इनकम 1 लाख हो। ठीक है, तो इस वजह से उनको लखपति दीदी बोल रहे हैं। नालंदा 2016 में यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया। पहला आवासीय विद्यालय था ये इतिहास का, विश्व में पहला आवासीय विद्यालय नालंदा। किसने बनाया? 427 ईस्वी में कुमारगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर 1200 के आसपास इसको ध्वंस कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्यभट्ट भी इसमें पढ़ाए थे, ये भी एक बार नोट कर लीजिए। एक बात यहीं पर और नोट कर लीजिए, याद आ गया तो 3rd वीक हमारा चल रहा है जून का, तो 19 जून को बनता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल क्या है? एक जेनेटिक बीमारी है, जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिका हैं, उनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, डिफेक्टिव, मुड़ जाते हैं वो। ठीक है, सिकल, तो ये है 19 जून को ये मनाया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की रैंक 63rd, 63वीं भारत की रैंक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से आप ये ध्यान में रखिए, जो इसमें क्या है, एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ से? अभी हम किस पर डिपेंड हैं? मोस्टली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर, कोयला और पेट्रोलियम। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर हमें जाना हो, सन हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल विद्युत ऊर्जा हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, वो सब क्या है, उधर की तरफ शिफ्ट करने को ही बोल रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इससे संबंधित भारत में क्या है, कुछ कार्यक्रम भी लागू हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 से शुरू हुआ, 2022 से। ठीक है, नहीं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 से शुरू। ठीक है, दूसरा और क्या है, भारत ने चलो ये जैसे लागू किया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 2001 के आसपास। ठीक है, ये सब क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन की तो बता रहा है। सोलर से संबंधित भारत की कई सारी योजनाएं हैं। अभी एक जो है योजना, सौभाग्य योजना शुरू हो गई है कि हर घर में जो है सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएं। तो ये सब क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, बायोफ्यूल के बारे में भी हमारी पॉलिसी है। चलिए, डिप्थीरिया आपको ये ध्यान में रखना है कि किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इससे उड़ीसा में 5 बच्चों की मौत हो गई। तो यही पूछ लेगा कि डिप्थीरिया किससे होता है, फंगाई से, वायरस से या बैक्टीरिया से? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से। एनवीडिया ये एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर में एक होता है ग्राफिक कार्ड, जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं तो उसमें ये मस्ट है। तो ग्राफिक कार्ड एक कंपनी बनाती है, चिप्स। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे टॉप वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया।
एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों पीछे हो गए हैं। और टॉप पर कौन आ गई है वैल्यू के मामले में? एनवीडिया। ठीक, एनवीआईडिया जो भी आप कहें। बधावन पोर्ट, महाराष्ट्र। अभी भारत के पास 12 मेजर पोर्ट हैं, 13वां ये होगा। ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट वो होते हैं जिन पर शुरुआत से काम किया जाता है, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उनको बोलते हैं। और जिन पर बीच में काम किया जाए, मतलब कुछ चीज़ें पहले बनी हो उसके बाद बीच में हम डेवलप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। ये 13वां मेजर पोर्ट होगा, ठीक है, भारत का। अभी तक भारत में कितने हैं? 12 मेजर पोर्ट हैं। एंजल टैक्स जो कि 2012 में शुरुआत था, लगाया गया था स्टार्टअप पर, लेकिन अब ये क्या हो गया 2024 में? एंड, समाप्त। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही थी इस टैक्स की वजह से। ठीक है। एंजल टैक्स था क्या? इकोनॉमी में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू ले लीजिए कि स्टार्टअप क्या होती हैं। शुरुआत में उनका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है कि अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, एक नवजात कंपनी है। तो इनको जब शुरुआत में नए नए मार्केट में आते हैं तो इन पर लोगों का विश्वास नहीं होता। तो जो इनको पैसा इस पर लगाते हैं वो क्या कहते हैं कि हम पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन हमें मुनाफा ज़्यादा चाहिए। तो इनको जो फंडिंग दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं एंजल, क्योंकि इनके लिए वो उद्धार का काम कर रहे हैं। इनके लिए तो सब कुछ वही हुए ना जो इनको पैसा दे, क्योंकि मार्केट पर ट्रैक रिकॉर्ड देख करके लोग पैसा लगाते हैं। अब जब इन ये स्टार्टअप हैं इसी वजह से तो, क्योंकि इनको जो है इनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक नई चीज़ें लेकर के आए और उभर रहे हैं अभी, तो इन पर लोगों का विश्वास नहीं है। तो इस पर जो पैसा लगा रहे हैं वो एंजल है इनके लिए, और उस पैसे के बदले में जो मुनाफा कमा रहे हैं उस पर सरकार टैक्स लगा रही, तो उसी को बोल रहे हैं एंजल टैक्स। तो वो टैक्स बंद हो गया तो इनकी फंडिंग जो है वो और क्या होगी? बूम होगी। स्टार्टअप कल्चर को और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एंजल टैक्स 2012 से शुरुआत हुआ था और क्या हो गया? बंद हो गया। अब डाइटम या सालमन मछली, डाइटम क्यों न्यूज में है? ये क्या है? एल्गी है, शैवाल। क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन उत्सर्जन में इनकी भूमिका 25% तक है। 25% टोटल ऑक्सीजन का कहाँ से आता है? डाइटम से। सालमन मछली क्यों न्यूज में है? इसके बारे में एक फीचर ये है, कॉस्टली तो है ही है, जो नॉनवेज खाते हैं वो सालमन जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड है। सालमन के बारे में खास बात ये है कि ये फ्रेश वाटर से साल्टी वाटर की तरफ जाएगी, की तरफ मूवमेंट होता है सालमन मछली का। ये नेचुरल मूवमेंट है। अगर ये साल्टी से फ्रेश वाटर आने लगे तो समझ जाइए कि इनकी मृत्यु होने लगेगी। ठीक है, या इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है। मरकरी आइलैंड, पहली बात तो याद रखिएगा नामीबिया के पास है ये। नामीबिया अफ्रीका में एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका के ऊपर ही देखिएगा सबसे नीचे। ठीक है, ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी जो चीते लेकर के आए हैं अफ्रीका से, वो कहाँ से लेकर के आए हैं? नामीबिया से ही लेकर के आए हैं। यहाँ पर चीते बहुत हैं, पूनो नेशनल पार्क में। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि ये एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से हो सकता है यहाँ पर पक्षियों की संख्या कम हुई हो, प्रवासी पक्षी यहाँ पर कम आ रहे हों, इस वजह से हो सकता है न्यूज में हो। तो मरकरी आइलैंड ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर है इसकी लोकेशन।
2036 में ओलंपिक भारत कराना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी 2024 चल रहा, तो 2024 में ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस में। हर 4 साल बाद होते हैं, तो 2028 में कहाँ होंगे? हम्म लॉस एंजलिस। 2032 में लॉस एंजल्स में होंगे। लॉस एंजल्स में। और 2028 में शायद होंगे। हाँ, नहीं, लॉस एंजल्स। 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे और 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। भारत 2036 के लिए ओलंपिक की मेजबानी मांग रहा है। ये जरा ईयर ध्यान में रखिएगा, कौन से ईयर में कहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर भारत कुछ चीज़ें और कह रहा है। क्या कह रहा? कि जो 7 खेल हैं वो हम इसमें शामिल कराएंगे ओलंपिक में, इंक्लूड कराने की बात। कौन कौन से 7 खेल हैं? खो खो, T20 मैच, क्रिकेट, कबड्डी, चेस, शतरंज, स्क्वैश। कितने हो गए? 3 2 5। और एक है योगा। 6। 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6। इनको शामिल कराने की बात की जा रही है। विश्व योग दिवस कब मनाया जा रहा है? 21 जून को। ठीक है, और उस समय इसकी 2024 में इसकी जो है थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर, पहली बात तो संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। किसको बनाया गया? जब तक स्पीकर का चयन नहीं होता तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया किसको? भर्तहरि मेहताब। ये उड़ीसा के सांसद हैं, उड़ीसा से बीजेपी के, और लगातार 6वीं 7वीं बार ये आए हैं सांसद बन करके, तो इनको बनाया गया था। ठीक है। पूछ ट्रेजिडी तमिलनाडु में हुई। पूछ एक क्या है? शराब का नाम है, और वैसे तो ये क्या है? एक जनजाति है, लेकिन जो वो ड्रिंक पी रही हैं उसको बोल रहे हैं हूच। और उसकी वजह से क्या है? एथेनॉल की बजाय मेथेनॉल हो गया। और मेथेनॉल की वजह से क्या हो गया? एसिड शरीर में इतना ज़्यादा, उसको बोलते हैं मेथिलोनोसिस एसिडोसिस, ऐसे करके कुछ टर्म है, साइंटिफिक टर्म, कि मेथेनॉल अगर शरीर के अंदर गया तो इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है कि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती, और फिर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो तमिलनाडु में जो देसी या कच्ची शराब पी करके जो मृत्यु हुई उसको बोलते हैं, इस टर्म को, हूच ट्रेजिडी। हूच क्या है? एक प्रकार की शराब है, देसी शराब, जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है या सेवन किया जाता है उनका। और बेसिक पर्पज ये ध्यान रखिएगा कि एथेनॉल होता है शराब, एथेनॉल की बजाय क्या हो जाती है देसी शराब में? मेथेनॉल। तो जितनी भी आप मृत्यु पढ़ते हैं कि देसी शराब पीने से मृत्यु हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है? मेथेनॉल का। एथेनॉल होना चाहिए और मेथेनॉल बन गया, और उसकी वजह से क्या हो गई? पीने से डेथ हो गई। ठीक। यूएसए का रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम, ये आपको पता ही है कि चीन और रूस में कुछ आर्थिक और सैन्य मतभेद चल रहे हैं, राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं।
तो उसके लिए तिब्बत पर चीन का अधिकार है, यूएसए उसको अवैध मानता है या बाकी लोग, तो दलाई लामा को भी सपोर्ट करते हैं। तो उसी से क्या लाए, एक चीन को मिर्ची लगाने के लिए एक अधिनियम लाए जिसको बोलते हैं यूएसए का रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम। ठीक है, मतलब तिब्बती लोगों को मान्यता देना, उनके अधिकारों की बात करना, उनके मानवाधिकारों की बात करना, उनको स्वतंत्र निर्णय लेने देने की बात करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, दलाई लामा को मान्यता देना, यही है इस अधिनियम। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ये क्या बता रही है कि जो वायु प्रदूषण है इससे लगभग 8 मिलियन मौतें हुई हैं और ये पूरे विश्व में मौत का दूसरा कारण है। सेकंड नंबर पर मौतें किसके कारण हुई हैं? वायु प्रदूषण के कारण। वर्ल्ड के जो मेगा सिटीज़ हैं 99% क्या हैं? एयर पॉल्यूटेड है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। दिल्ली के बारे में आप सुन ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये था क्या, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्थ वीक का पढ़ेंगे और फिर जून समाप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।